हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप सबको कल होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। आप सबका पेपर खूब अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला मैं लाया हूँ आप सबके लिए सीटेट 2022-23 परीक्षा से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विषय में सीटेट परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 13 है। बाकी के पार्ट हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो को प्ले स्पीड एडजस्ट करके देख लीजिए ताकि आप लोग बाद में पछताएं ना। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अधिकतर मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं: ए सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, बी तनाव मुक्त, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के होते हैं। ठीक है। कैसे? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति व्यक्ति होता है जो अन्य लोगों व बाहरी दुनिया में रुचि रखता है। ठीक है। इनका लक्षण यह होता है कि ये लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, समय बिता के ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इनका एक विस्तृत सामाजिक दायरा होता है। ये मिलनसार होते हैं। लोगों का काम, जो भी काम होता है उनमें हाथ बढ़ाने के काम आते हैं। सबसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है। और अंतर्मुखी की अगर हम बात करें तो वह व्यक्ति जो आम तौर पर अपनी भावनाओं व विचारों में रुचि रखता है, वो केवल अपने आप में ही खोया रहता है, वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो अन्य लोगों बाहरी दुनिया में रुचि रखता हो, ये सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले होते हैं। तो एक का पहले का ए ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। किसने दिया था? जल्दी से बताइए। किसने दिया था? तो बुद्धि का एकल घटक सिद्धांत जो है वो दिया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, समझ गए। इनके अनुसार बुद्धि एकल शक्ति है, एक ही शक्ति है जो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। मतलब इनके अनुसार बुद्धि एक ही शक्ति है जो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। अच्छा, बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब क्या होता है? तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने में, उनमें आपसी संबंध स्थापित करने में या आपसी संबंध खोजने में तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यही हमारी बुद्धि होती है। तो बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत अल्फ्रेड बिने महोदय जी ने दिया। दूसरे का सी ऑप्शन आपका एकदम सही। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक चीज, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना जाता है। जितने भी मेंटल वर्क होते हैं उन सब को बुद्धि ही संचालित करती है, ये माना अल्फ्रेड बिने ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? ए परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बी स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल, सी परिवार का पेशा, डी परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण। तो कौन सी, इसमें कौन सा कारक या घटक होगा, स्थित होगा जिसके कारण शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? मतलब कि उसका शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ए बी सी डी में से सही बताइए। तो बच्चों का जो शैक्षिक पिछड़ापन है वह उनके वातावरण एवं व्यक्तिगत कारणों से होता है। ठीक है। वातावरण एवं व्यक्तिगत कारणों से बच्चों का शैक्षिक पिछड़ापन होता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि उन्हें एक संतुलित वातावरण मिले। अच्छा, शैक्षिक पिछड़ेपन के जो कारण है वो होता है विद्यालय का वातावरण, शिक्षक का अनुचित व्यवहार, कक्षा का वातावरण, कक्षा का आकार, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति, परिवार का शोचनीय
भावात्मक माहौल, परिवार के सदस्यों का शैक्षिक स्तर। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं परिवार का पेशा शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं करता है। तो तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरे का सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। तीसरे का सी ऑप्शन, परिवार का पेशा इसके प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। परिवार के खराब सामाजिक आर्थिक स्तर से, स्कूल की शोचनीय शैक्षिक माहौल से, परिवार की शोचनीय भावात्मक वातावरण से, कक्षा का वातावरण उसके आकार से, शिक्षक के अनुचित व्यवहार से, विद्यालय के वातावरण से, परिवार के सदस्यों की मानसिक शारीरिक स्थिति, इन सब से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होता है। लेकिन परिवार के पेशे से, व्यवसाय से शैक्षिक पिछड़ापन का कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरे का सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ए माता पिता पर, बी वातावरण परिवेश पर, सी विद्यालय का वातावरण, डी समाज पर। जल्दी से बताइए। तो देखा जाए तो बच्चे या बालक का जो विकास वो माता के गर्भ में जब वह 2 माह का होता है तभी से शुरू हो जाता है। ठीक है। तो भारतीय संस्कृति में बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ को बताया गया है। ठीक है। और उसके बाद पिता को, फिर परिवार को, फिर परिवेश को, फिर स्कूल को, फिर समाज का स्थान आता है। तो सबसे पहला गुरु बताया गया है माँ को। उसके बाद आपका आता है पिता, पिता के बाद आपका आता है परिवार। ठीक है। परिवार, परिवार के बाद आपका आता है स्कूल, स्कूल और स्कूल के बाद आपका आता है समाज, समाज सबसे लास्ट नंबर पे आता है। ठीक है। तो अगर देखा जाए माता बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो माता पिता पर, माता पिता पर। ठीक है। वातावरण, विद्यालय का वातावरण, समाज, ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है, समझ गए। और बच्चे का प्रारंभिक विकास जो है वो प्रेरणादायक वातावरण पर निर्भर करता है, विशेष रूप से बच्चे को मिलने वाली देखभाल पर और उसका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन, मिलना जुलना होता है, उसकी गुणवत्ता पर बच्चे का प्रारंभिक विकास निर्भर करता है। ठीक। तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उसके माता पिता पर। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद परिवार, उसके बाद स्कूल, उसके बाद समाज आता है। ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे का ये ऑप्शन सही है। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? ए परस्पर सम्मान की भावना, बी सहयोग एवं सामंजस्य की भावना, सी सामाजिक गुण, डी इसमें से सभी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। उनमें परस्पर सम्मान की भावना का विकास होता है, उनमें सहयोग एवं सामंजस्य के विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो सभी सही है। ठीक। देखा जाए तो खेल, अगर देखा जाए तो खेल जो है वो बालक की स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप वो खेलता रहता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के खेल बालक के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। ठीक है। खेल कूद के जरिए बालकों में शारीरिक शक्ति का विकास होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है, निर्णायक क्षमता का विकास होता है, नेतृत्व का विकास होता है, पारस्परिक सम्मान की भावना का विकास होता है। ठीक है। निर्णायक क्षमता का विकास होता है, सहयोग व सामंजस्य का व्यवहार, सहयोग व सामंजस्य जैसे सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। इस प्रकार का विकास होता है। तो पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही है। खेल कूद के जरिए बच्चों में परस्पर सम्मान की भावना का विकास, सहयोग सामंजस्य की भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास आदि होता है। तो पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता। डी या ईश्वर पर निर्भर है। अच्छा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नहीं, यह जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। बच्चों का पढ़ना लिखना विकास उसके आसपास के माहौल पर, वातावरण पर, उसकी गुणवत्ता पर, लोगों के इंटरेक्शन पर, ठीक है, माता पिता कैसे उसकी देखभाल करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के माता पिता डॉक्टर तो डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर तो इंजीनियर ही बन जाए, वो कुछ भी बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं। ठीक है। तो छठे का बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ए जीन पियाजे ने, बी बिने ने, सी हावर्ड गार्डनर ने, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो आपके हावर्ड गार्डनर जी ने दिया। सातवें का सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। इनके अनुसार बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे परिवेश, शिक्षा, बुद्धि स्तर, सामाजिक अनुवांशिकता। इनके अनुसार बुद्धि के भी कई प्रकार होते हैं। इन्होंने मुख्यतः बुद्धि के 7 प्रकार लगभग बताए हुए हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती हैं, जबकि विनय महोदय ने बुद्धि को एक ही प्रकार माना, बुद्धि को एकल शक्ति माना है। उसी की तरह सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि इन्होंने हर प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग बुद्धि माना है। ठीक है, समझ गए? तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती हैं जो मानव बुद्धि की विविधता को दर्शाती हैं। इनके अनुसार बुद्धि के प्रकार विभिन्न होते हैं जो मानव बुद्धि की विविधता को दर्शाती हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर जी ने दिया। ठीक, एकल बुद्धि का सिद्धांत दिया है आपके अल्फ्रेड बिने ने, और बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पियर मैन ने दिया। ठीक, सातवें का सी ऑप्शन सही। आठवां क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। सही ऑप्शन बताइए क्या चीज़ है? चिंतन क्या चीज़ है? तो चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन चूंकि मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता, सब मिले हुए होते हैं और एक नया रूप ये सब मिलके ग्रहण करते हैं। ठीक, इसलिए इसे संज्ञानात्मक गतिविधि माना गया है। ठीक, चिंतन निष्कर्ष निकालने या विचारों को उत्पन्न करने के लिए जानकारी में हेरफेर करने की एक मानसिक प्रक्रिया है या एक उच्च संज्ञानात्मक कार्य है जो प्राणियों को विचार उत्पन्न करने की अनुमति देता है। व्यक्ति अनुभव, सोच, संवेदी इनपुट के माध्यम से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करता है। तो चिंतन आपका एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। आठवें का ये ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतया सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, डी समूहों में। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए नवे का। बाल केंद्रित शिक्षा, तो नवे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूपों से। मतलब बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा, बाल केंद्रित कक्षा का मतलब, बाल केंद्रित कक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। यहाँ पर बच्चे केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते बल्कि वे पूरी तरह से संलग्न होकर अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पाठचर्या और शिक्षण उपागम इस प्रकार होना चाहिए कि ये सभी विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को पूरी करती हूँ ठीक, उन पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शिक्षण की जगह अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है, इसलिए इसे शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा भी कहते हैं। यहाँ पे बच्चे कोई भी चीज़ सक्रिय रूप से एक दूसरे के द्वारा, ठीक है, सामूहिक रूप से, वैयक्तिक रूप से हर प्रकार से चीज़ें सीखते हैं। समझ गए? तो नवे का ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास शुरू होता है ए उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था से। 10वें का बी ऑप्शन सही होगा। विकास आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। विकास की बात करें तो विकास एक व्यापक व निरंतर प्रक्रिया है जो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होती है।
इसका तात्पर्य होता है अंगों के बेहतर संचालन से, उनके संवर्धन से, बढ़ने से। ठीक है, अंगों के बेहतर और समर्थित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। ठीक, अंग बेहतर रूप से कार्य करें तो उनमें वृद्धि से है। ठीक है, समझ गए। तो विकास जो है वो प्रसव के 4 माह या 2 माह पहले से शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः 3 चरणों में होता है। सबसे पहले कीटाणु मंच आता है, फिर भ्रूण अवस्था आती है, फिर भ्रूण चरण आता है, फिर बच्चा बनता है। ठीक है, समझ गए। तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, जो कि एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है। ठीक, समझ गए। चलिए, 10वें का बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बच्चों, विद्यार्थियों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन है, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन रिसर्च करके लाता रहूँगा, आप जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। और हमारे अन्य वीडियो चैनल पर पड़े हुए ज़रूर देख लीजिएगा, वरना बाद में मिस करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस सीरीज़ से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का पेपर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक।